कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। सिया जो कुछ दिन पहले 18 उम्र की हुई थी, उसकी माँ और बाप इस दुनिया में नहीं थे। जब सिया 8 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में दर्द हो जाती है। तभी उसके मुंह बोले चाचा चाची उसके घर आते हैं और उसके हाई घर में मलाइकौन की तरह रहने लगते हैं और सिया से घर का सारा कम करवे दी। और सिया के सारी ज्यादा हदापे हुए द गाँव वाले भी कुछ नहीं कर पाते द, क्योंकि सिया के माँ बाप इन लोगों को बहुत चाहते थे और बहुत मानते द। क्यों नहीं लगता था कि कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के छोटे से एक गांव से। सिया जो कुछ दिन पहले 18 साल की हुई थी, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि जब यह 8 साल की थी तब उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तभी उसके घर में उसके चाचा चाची आते हैं। उसके घर में आते हैं, कुछ दिनों तक सब कुछ सही था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके चाचा चाची ने, जिनका नाम केशव और कामिनी होता है, वह सिया से घर का सारा कम करवटी और सिया को कहीं बाहर भी नहीं जाने देती। मुश्किल से सिया ने 12वीं पास की थी देखा जाए तो उन्होंने सिया को उनके हाई घर में कैद कर दिया था और सिया को ढंग से खाना भी नहीं देते थे। मुश्किल से यूज एक वक्त का खाना मिलता था, यहाँ तक ठीक था। लेकिन कुछ दिन पहले हाय अपने सहेली के साथ, जिसका नाम प्रिया होता है, उसके साथ मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। और वहीं पर गांव का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का, जब इंदौर का इकलौता बेटा जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसकी नजर सिया की सुंदरता पर चढ़ जाती है। ऐसा नहीं था कि वह अच्छा इंसान था, वह बहुत हाय बुरा इंसान था। उसके नाम पर कई सारे केस पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जैसे हत्या रेप, ऐसे बहुत सारे कैसे हैं। लेकिन अपने पिता के पेजन की वजह से वह हमेशा बहुत जाता था और उसकी बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध है। पूरा गांव जानता है कि जमींदार का बेटा एक नंबर का याज किस्ने का इंसान है, लेकिन गांव वाले उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और कोई उसके खिलाफ आवाज भी उठाता है तो जमींदार यूज मावर देता है। जमींदार का बेटा, जिसका नाम रवि होता है, जिस दिन से अपनी दोस्त के साथ मंदिर गई थी, उसी दिन रवि अपनी कुछ कम से उसी मंदिर के बाहर वाले शॉप के बाहर अपनी जेब में बैठा हुआ था। तब उसकी नजर सिया की सुंदरता पर जाती है, जो अपनी सहेली के साथ कुछ बातचीत करते मुस्कुरा रही थी। सिया को देखकर उसका खाने का मन करता है, क्योंकि वह बहुत हाई खूबसूरत थी और उसका बदन भी बहुत कम सीन था। याटू देखकर वह अपना लागे टिकने लगता है और अपने आदमी को इशारा करता है कि सिया के ब्याह में सब कुछ पता करने को। सिया जो मंदिर आए बहुत मुश्किल से पूजा करने के लिए, वह अपने घर जा रही थी, तब उसकी नजर रवि पर जाती है। कभी सिया को कुछ अजीब सा एहसास होता है, क्योंकि रवि की नजरें सिर्फ उसी को देख रही थी और सिया भी जानती थी रवि के सारे कारनामन के ब्याह में। रवि को देखकर वह जल्दी से अपनी दो सहेली से बोलती है, प्रिया चल जल्दी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सिया की बात सुनकर प्रिया भी बोलती है, क्या वह तुझे? तभी सिया बोलती है, नहीं कुछ, चल जल्दी पहले तू। यार प्रिया तू चल जाती है, लेकिन रवि की नजरें एक तक भाई देख रही थी जहां से सिया गई थी। उसी दिन शाम का वक्त रवि अपने घर में बैठा हुआ रहा है, तभी उसका एक नौकर आता है और सिया के ब्याह में बताने लगता है कि उसके माँ बाप नहीं और वह अपने चाचा चाची के साथ रहती है और उसके चाचा चाची बहुत लालची है। यह बात सुनकर रवि के फेस में एक मक्करी भरी मुस्कान आ जाती है और अगले दिन वह सिया के घर जाता है और उसके साथ ढेर सारे गिफ्ट, सोना चांदी सब कुछ था। जैसे हाय रवि अपने नौकरी के साथ सिया के घर में पहुंचता है, वैसे उसके चाचा चाची पहले शौक हो जाते हैं। वह शौक से निकलकर बोलता है, अब मालिक आप यहाँ पर। तभी रवि बोलता है, जो मैं यहाँ नहीं हो सकता हूँ। तब उसके चाचा चाची बोले थे, नहीं नहीं हमारा वह मतलब नहीं था, हम बैठे अभी। रवि वहां पर मेरा फेसबुक पर बैठ जाता है और अपने साथियों को इशारा कर उसके साथ ही वह सारे गिफ्ट टेबल पर रख देते हैं और गिफ्ट को देखकर सिया के चाचा चाची अपनी आंखों में चमक लगकर रवि को देखने लगते हैं। अभी रवि बोलता है, मुझे सिया से शादी करनी है और शादी के बदले में आपको इन गिफ्ट के साथ 20 लाख दूंगा। सिया के चाचा चाची जो अभी अपनी आंखों में चमक लेकर रवि को देख रहे थे, रवि की बात सुनकर उनकी आंखें और चमक जाती और वह एक दूसरे को देखकर खुश होने लगते हैं। तभी सिया के चाचा चाची बोले थे, केशव अब मालिक इतनी छोटी सी बात के लिए आपने यहाँ आने का कास्ट किया, आपने बोला होता तो हम आपके पास आ जाते हैं। तभी कामिनी कहती है, आपको हमारी बेटी सिया पसंद गई या तो हमारा सौभाग्य है और वह भी खुश हो जाएगी आपका नाम देख। सुनकर सिया के चाचा चाची की बटेन सुनकर रवि की फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह सिया के चाचा चाची को बोलता है, ठीक है फिर मैंने पंडित जी से हमारे ब्याह में बात कर ली है, उन्होंने कर ली देख ली है और कैल का मुहूर्त बताया है। रवि की बटेन सुनकर सिया के चाचा चाची थोड़ा सोचने लगता है, फिर कुछ देर सोचने के बाद एक दूसरे को इशारा करते हैं। तभी केशव बोलता है, ठीक है फिर मैं और कामिनी कैल के लिए तैयारी करते हैं और आप निश्चित रहिए, बोलेगी आपसे शादी करने के लिए। आखिर वह इतना अच्छा दूल्हा देखकर खुश क्यों नहीं होगी। यह सब सुनकर सिया जो अभी किचन में खाना बना रही थी, कुछ आवाज़न सुनकर वह बाहर देखती है तो यूज रवि दिखाई देता है तो किचन के कॉर्नर से सबकी बटेन सुनाने की कोशिश करती और जब यूज पता चलता है कि रवि ने उसके लिए रिश्ता लाया, या सुनकर उसका दिल
दहल जाता है क्योंकि यूज रक्ष से शादी करने से अच्छा है कि वह मर जाए, और या देखकर कि उसके चाचा चाची कुछ पेजन के लिए उसका सौदा कर रहे हैं। या बात सिया के दिल में जाती है और वह रोने लगती है, पर रोते रोते वही घुटने पर बैठकर अपने मैन पापा को बोले, क्यों मैन बाप क्यों चले गए मुझे छोड़कर, यहाँ मेरा कोई नहीं है, इतना क्या करूँ, और रोने लगती है। वही दूसरी तरफ रवि रिया के चाचा चाची को खुद समझाकर वहां से चल जाता है और सिया के चाचा की चाची को 10 लाख फिलहाल के लिए दे देता है। या देखकर यूज आगे चाचा चाची बहुत खुश हो जाते हैं और वही नाचने लगते हैं और बोले थे, आज तो हमारी लॉटरी लग गई, या घर भी हमारा होगा, इसकी सारी जायदाद हमारी होगी और उससे बेचकर हम और मालामाल हो जाएंगे। वही दूसरी तरफ इटली की एक बेसमेंट में एक लड़के की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी और वह कुछ लोगों से रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी उसके सामने वाला आदमी जो अपने फोन में कुछ बटन कर रहा था वह अपना फोन कट करके बोलता है, बॉस आ रहे हैं। या सुनकर वह जो आदमी रो रहा था वो और रोने होने लगता है और वह जोर जोर से रोते हुए बोलता है, बॉस के आने से पहले प्लीज मुझे मार दो, नहीं तू पता नहीं मेरा क्या होगा। या सुनकर वह सामने वाला आदमी जो फोन पर बात कर रहा था वह साथ में को बोलता है, या बात तुम्हें हमसे गद्दारी करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि अगर तुम हमारे कब्जे में आ गए तो बहुत तुम्हारी क्या हालत करेंगे। तभी कुछ कदमों की आवाज आने लगती है और यूज रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है और एक ब्लैक चामचम मेट शूज दिखाई देता है। उसी के साथ एक इंसान जो डैमदार पर्सनालिटी का लग रहा था वह यूज कमरे में एंटर करता है। उसके पीछे कई सारे गार्ड्स रहते हैं। तभी वह एससी के यूज रूम के सामने वाले एक चेयर पर बैठाता है जो एक राजा की शाही चेयर लग रही थी। यूज पर बैठकर वह आदमी से बोलता है जिसका नाम डैनियल होता है, मैं बस एक बार पूछूंगा किसने करवाया या तुमसे हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन किसने तुमसे लीक करवाए। या बात वह आदमी बहुत हाई गस से बोल रहा था। उसके गस को देखकर यूज कमरे में मौजूद सारे लोग डरने लगते हैं। तभी डैनियल बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मेरे मजबूरी थी, मुझे पेजन की जरूरत है क्योंकि मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका होने वाला था ट्रांसप्लांट होना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी वह शख्स गस से बोलता है, तुम्हें क्या हम सब भी खाली लगते हैं, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी हाई टू तुम हमसे मांग लेते, ऐसा नहीं था कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, द बात कुछ और है। और या करके वह सब एक गार्ड को इशारा करता है। तभी वह शख्स बोलता है, जब तक तुम मुझे सच नहीं बता दोगे तब तक तुम्हारी एक अंगुली कटी जाएगी। तभी यूज शख्स ने जिसको इशारा किया था वह गार्ड यूज आदमी के पास जाकर एक तेज धार वाली चाकू निकालता है। मिलाने पर डैनियल का धीरे धीरे काटने लगता है जिससे डैनियल की चीख यूज पे कमरे में गुंजाने लगती है। तभी डैनियल रोते हुए कहता है, प्लीज बॉस मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज बॉस। तभी वह शख्स बोलता है, लास्ट बार पूछ रहा हूँ। तभी वह शख्स बोलता है, उसने मुझे डायमंड्स का और माफिया की गड्डी पर जो आप बैठ रहे हैं आपको मावकर और आपके सारे इन्फॉर्मेशन लीक कराकर आपको वह मारना चाहता था और वह खुद बैठाना चाहता था। उसने मुझे डायमंड्स का लालच दिया था और अपना राइट हैंड बनने का लालच दिया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। या सुनकर वह सब डेविल हंसने लगता है और अचानक से डैनियल को गोली मार देता है और वह अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है और वह यूज कमरे में से चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सुबह के 5 बजे शिया अभी अपने दोस्त प्रिया के साथ उसी मंदिर में गई थी चुपके से और रो रो के अपने ब्याह में जो हुआ वह बता रही थी कि उसकी चाचा चाची ने कैसे उसकी शादी तय कर दी, शादी नहीं उसको सौदा कैसे सकते। तभी उसकी दोस्त प्रिया बोलती है, देख सिया इन सब से बैठने का सिर्फ एक हाई रास्ता है, तू यहाँ से भाग जा। या सुनकर सिया और डर जाती है, वह बोलती है मैं कैसे। तभी प्रिया बोल दिया, बचपन से ट्यून अपने चाचा जी के हर एक बात मनी, लेकिन इस वक्त तेरा सौदा हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि तू यूज इंसान के साथ शादी राचे जो कितनी हाई लड़कियन के साथ अपनी रेटाइन रंगीन कर चका हो, और मुझे पता है कि तू भी यहाँ शादी करके खुश नहीं होगी, इससे अच्छा है तू यहाँ से भाग जा। टैबस या बोलती है, मैं यहाँ से कैसे भाग सकती हूँ, मेरे मैन बाप का घर, मेरा जमीन, मेरी जायदाद, या सब मेरे मैन बाप की आखिरी निशानियां हैं, मैं यहाँ से कैसे भाग सकती। अगर मैं चाहती तो बचपन में हाई भाग जाती, लेकिन मुझे अपने मैन बाप की आखिरी यादों से दूर नहीं जाना है। तभी प्रिया यूज समझाते हुए कहती है, देख मैं तुझे समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त क्या करना सबसे जरूरी है। अगर तू यहाँ से भाग जाएगी और फिर बड़े शहर यानी कि तू मुंबई जाएगी तो वहां पर कम करके तू कुछ बैंड पेगी और कुछ बनने के बाद जब तुम गाँव में आएगी तब सभी लोग तुझ पे गर्व करेंगे और तू अपने चाचा चाची को अपने हाथों से धक्के मार के अपने घर से निकलवाना, और तेरे चाचा चाची भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस वक्त तेरे पास भी पैसे होंगे और उस वक्त जिसे तुम्हारे चाचा चाची भी तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर पाएंगे। प्रिया की ऐसी बतेन सुनकर सिया के मैन में एक अमद से जागती है और वह दिन लेती है कि वह जाएगी मुंबई और कुछ बनेगी, लेकिन यूज कुछ आता है नहीं। तभी वह प्रिया से बोलती है, लेकिन मैं तू बस 12वीं पास हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। तभी प्रिया बोलती है, तू चिंता मत कर, मुंबई में मेरी मासी उनके कोई बच्चे नहीं और उनका पति भी उनकी भरी जावनी में मर गए, तो वह एक घर में कम करती है। कहा जाता है कि वह बहुत बड़ा घर है, मेंशन, वहां अगर तू खाना बनीजी तो तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और या बस कुछ दिनों की बात होगी, उसके बाद तू पढ़ाई करके अपने खर्चे खुद उठाना और कोई अच्छा
जॉब ल लेना। तभी सिया बोले पर मैं तुम्हारी मासी को पाचनूंगी कैसे। तभी प्रिया बोलती है वह सब तुम मुझमें पर छोड़ दो, तू बस मुंबई जाने का बंदोबस्त कर, बाकी सब मैं देख लूंगी। 1 घंटे बाद प्रिया और सिया बस स्टैंड पर खड़े द मुंबई जाने वाली बस 5 मिनट में निकलने वाली थी और सिया अपने घर से जरूरी कागजात और कुछ कपड़े के साथ साथ अपने माँ बाप की तस्वीर ले जा रही थी और उसके पास कुछ पैसे द। तभी जब सिया यूज बस में बैठने वाली होती है तभी प्रिया यूज ब्यूलेट हुए कहती है तुझे कुछ देना है। तभी प्रिया अपने पैकेट से एक फोन निकालती है जो कीपैड का फोन था और उसके हाथों में कुछ पैसे भी थे जो वह सिया को देते हुए कहती है अपना ख्याल रखना, या फिर बोलती है या फोन और या पैसे तू रहने द, मैं देख लूंगी अपना ट्यून, मेरे लिए इतना कुछ किया यही काफी है मेरे लिए। कभी प्रिया सिया को डांटते हुए कहती है दोस्त बोला तू, मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, तू बस अपना ख्याल रखना। और ऐसे ही कुछ देर बाद बस मुंबई के लिए रवाना हो जाती है और इसी के साथ सिया की नई सफर की शुरुआत होती है। वही दूसरी राजस्थान सिया के चाचा चाची और रवि अभी बहुत गस्मिद क्योंकि सिया घर से भाग जाएगी इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं था क्योंकि सिया ने उनके खिलाफ आज तक कोई भी काम नहीं किया, लेकिन घर से भाग गई ये बात किसी को हाजम नहीं हो रही थी। तभी कामिनी बोलती है बस एक बेस वो मिल जाए टैब में उसको बीटोंगी कि असली भगना क्या होता है। तभी रवि कहता है वो भाग कर आखिर कहाँ जा सकती है। तभी केशव बोलता है जरूर वो किसी दूसरे गाँव में गई होगी। तभी रवि बोलता है आप लोगों ने उससे जाने का मौका कैसे दे दिया, वो ऐसे कैसे भाग सकती है जब वो भाग रही थी, टैब आप लोग कहा द। तभी सिया के चाचा चाची बोले थे हमें भी नहीं पता कि वो कैसे भाग, जब हम सुबह उठे तो हमें वो कहीं नहीं दिखी, टैब जब हम उसके कमरे में गए तो उसका सारा सामान गायब था, ये सब देखकर हमने आपको फोन मारा। वही दूसरी राजस्थान सिया के चाचा चाची और रवि अभी बहुत गस्मिद क्योंकि सिया घर से भाग जाएगी इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं था क्योंकि सिया ने उनके खिलाफ आज तक कोई भी काम नहीं किया, लेकिन घर से भाग गई ये बात किसी को हाजम नहीं हो रही थी। तभी कामिनी बोलती है बस एक बेस वो मिल जाए टैब में उसको बीटोंगी कि असली भगना क्या होता है। तभी रवि कहता है वो भागकर आखिर कहाँ जा सकती है। तभी केशव बोलता है जरूर वो किसी दूसरे गांव में गई होगी। तभी रवि बोलता है आप लोगों ने उससे जाने का मौका कैसे दे दिया, वो ऐसे कैसे भाग सकती है जब वो भाग रही थी, टैब आप लोग कहा द। तभी सिया के चाचा चाची बोले थे हमें भी नहीं पता कि वो कैसे भाग, जब हम सुबह उठे तो हमें वो कहीं नहीं दिखी, टैब जब हम उसके कमरे में गए तो उसका सारा सामान गायब था, ये सब देखकर हमने आपको फोन करा। ये सब सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गस्मी कहता है मुझे सिया किसी भी हालत में चाहिए और फिर अपना फोन निकलकर अपने सारे आदमियों को सिया का पता लगाने को कहता है। वही दूसरी तरफ इटली सुबह का वक्त इटली के एक आलीशान के एक कमरे में एक शख्स पीठ के बाल सोया हुआ था। तभी उसका फोन रिंग करता है, किस्मत आने लगते हैं और वह अपनी आंखें खोल के अपने फोन में देखता टू या उसके दोस्त विराज का कॉल होता है। टू वह फोन उठाकर सिर्फ बोलता है और फोन की दूसरी तरफ से उस शख्स का दोस्त विराज बोलता है यार आरव मेरी शादी तय हो गई हाँ, और मैं कुछ आए हफ्तों में सिंगल से मिंगल होने वाला हूँ और मैंने तुम्हें अपनी शादी का इन्विटेशन देने के लिए फोन किया है कि तभी वह शख्स अपने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है मैं जानता हूँ। अभी विराज बोलता है तू कैसे जानता है या सब मेरे शादी के ब्याह में। तभी वह शख्स बोलता है कि उनकी जिससे तेरी शादी हो रही है वह मेरी हाई बुआ की बेटी है। यह सुनकर विराज शौक हो जाता है क्योंकि उसने आज तक आरव और उसकी दादी से मिला था। टू ये उसकी बुआ की बेटी कहाँ से अगी। तभी आरव फोन की दूसरी तरफ से बोलता है वो सब चोर, और ये बता कि तेरी कंपनी का वर्क कैसा चल रहा है। ये सब सुनकर विराज बोलता है सब बढ़िया चल रहा है, अगर कुछ गड़बड़ होता है टू है ना मेरे पास सब कुछ ठीक करने के लिए। इतना सुनते हाय विराज को फोन कटने की आवाज सुनाई देती है जो आरव में बिना कुछ आगे कहे और विराज की बेटाइन सुने बिना कट कर दी थी। वही दूसरी तरफ मुंबई सुबह का वक्त सिया सुबह सुबह नहाकर कविता के साथ अस मैंशन यानी व्हाइट मैंशन जाने लगती है क्योंकि आज से उसका काम यानी अस मैंशन में खाना बीएनएन का काम मिलने वाला था। जब सिया अस मैंशन में जानती है तब वो अस मैंशन को देखती हाई रहती वो टेंशन। बाहर से जितना खूबसूरत लग रहा था अंदर और खूबसूरत था। व्हाइट और गोल्डन मार्बल से बना वो मैंशन किसी राजा महाराजाओं वाला महल जैसा लग रहा था। तभी सिया के कानों में कविता की आवाज आती है जो सिया से बोल रही कि उसके पीछे आने के लिए। टू सिया अपना सर हमें हिला दिया और कविता के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी सिया देखती है कि कविता ऊपर के एक रूम में जा रही है और जाने के बाद पहले वह दरवाजा खटखटाती है। तभी दरवाजे के पीछे से पूरी मगर सैक्ट आवाज आती है कविता तुम हमारे घर की सदस्य, तुम्हें क्या जरूरत है दरवाजा खटखटाने का, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है। तभी कविता बोलती है मुस्कुराते हुए नहीं वहां जी, वह मुझे आदत हो गई है इसलिए शायद। तभी वह बूढ़ी औरत सिया को देखती हो और
बोलती है, यही है वह लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। तभी आयु उस बुढ़ी औरत के पांव छूकर उन्हें ग्रीट करती है। तभी वह सिया को वह बुढ़ी औरत बोलती है, अब बेटा इन सब की क्या जरूरत है, तुम खुश रहो, मैं बस यही चाहूंगी। और हाँ, इस घर में अकी से रहना, अगर कोई चीज चाहिए हो तो मुझसे कहना, और तुम यहाँ पर अपने आप को अकेला मत समझाना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। यह बात सुनकर सिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सकते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो इस जमाने में लोग सिर्फ अपना हाय देखते और आप मुझसे गरीब को अपने घर में स्थान दे रहे हैं और खाना पीना रहने के लिए दे रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, आप बेटा मुझे शुक्रिया नहीं बोलो, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए कुछ करने के, कम से कम इस बुरी हैडों को कुछ पुण्य तो मिलेगा और मुझे शांति भी होगी। तभी सिया बोलती है, पूरी अभी तो आप बिल्कुल रिटर्न फाइन है, आपको अभी कुछ भी नहीं हो सकता है और मैं हमेशा रहूंगी आपके साथ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वह बूढ़े कहते हैं, हाँ तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। तभी कविता यू एंड डॉनन लोगों को याद डायलेट हुए कहती है कि सिया को औरत को खाना देना है और उनका ख्याल रखना है। तब तक कविता घर में ऐसे कुछ ज्यादा कम नहीं था, बस 2 लोगों के कमरे हिसाब करने दिए, एक आरव का और एक यूज बूढ़े औरत। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो की दादी से। जानवी सिंह रायजादा या अपने समय में एक माफिया डॉन हुआ करती थी, लेकिन आरव के दादा से प्यार होने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन आज तक वह चमक कायम है जिस वजह से इनका दबदबा पूरी मुंबई में रहाता था। दरअसल आरव के दादाजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिन्हें खून खराबा बिल्कुल नहीं पसंद था, बट इनको इन गुंडी से प्यार हो गया और वह गुंडी इनके लिए अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी पहचान छोड़कर सिर्फ इनके लिए आए थे। लेकिन दुश्मनों को यह बात हजम नहीं हुई। जब आरव के पापा राजवीर सिंह राय ज्यादा 10 साल के थे, तभी उनके पापा यानी आरव के दादा केशव सिंह रायजादा की हत्या हो गई थी। यह हत्याएं कोई मामूली हत्या नहीं थी, एक बिजनेस राइवल ने उनको मारा था। यह सब जानकर जानवी सिंह रायजादा को बहुत गुस्सा आया और वह फिर से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गई और बन गए अंडरवर्ल्ड की क्वीन। और अब इनके पोते यानी आरव सिंह रायजादा अंडरवेयर के किंग हाय। अपने पति के दुश्मनों का खात्मा करने के बाद इनके बेटे राजवीर सिंह रायजादा जब 20 साल के थे, तभी वह अंडरवर्ल्ड किंग की गादी पर गए थे और तब इन्हें प्यार हुआ आरव की मैन सुमित्रा सिंह। लेकिन दुश्मनों को यह बात भी रस न आए और जब आरव 5 साल का था तभी इनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और यह भी किसी बिजनेस ड्राइवर ने किया था। या जानकारी सबको खत्म कर दिया। जब आरव 5 साल का था तब से लेकर आज तक वह अपने दादी के साथ ही रहा है और जानवी सिंह राजा ने बहुत की और सब तरीके से आरव की माफिया ट्रेनिंग करवाई थी। माफिया ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें बहुत सारे कठिनाई और बहुत सारे नए नए दुश्मन बनते हैं, लेकिन आरव को अपनी दादी और अपने पापा हाई की तरह बनना था, इसलिए उसने अपना जान लगा दी माफिया ट्रेनिंग को पूरी करने। और 2 साल पहले 27 की उम्र में वह माफिया बन भी गया और जब से आरव माफिया बना तब से उसका कम दोगुना हो गया, जिसकी वजह से वह अपना टाइम ज्यादातर अपने मीटिंग्स और अपने बिजनेस और माफिया के कमन में व्यस्त कर देता है और उसकी दादी को अपना टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन वह कभी कभी उनसे मिलाने आता है और उनसे खूब सारी बटेन करता है कि उनकी एक दादी हाई थी जिसे आरव अपने दिल की सारी बटेन शेयर करता है। अब आगे सिया फटाफट से किचन में जाकर ब्रेकफास्ट लाती है और दादी को खिलाने लगती है। तभी कविता जी भी आरव के रूम में जाने लगते हैं और साफ सफाई करने लगती है। तभी दादी जी सिया से बोलेट है, अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है, अब आगे तुम क्या करोगे? मैं सोच रही हूँ कि किसी कॉलेज में अपना दाखिला करवाओ और उसके साथ साथ मेरे सपना भी है खुद का रेस्टोरेंट खोलने का। जानती हूँ सपने बड़े हैं और पैसे नहीं है, लेकिन यह जरूर होगा। तभी जानवी जी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हो और मैं तुम्हारे सपनों का साथ दूंगी और तुम्हें आगे पढ़ने में मदद करूंगी। या सुनकर क्या मुस्कुराने लगती है। वही दूसरी तरफ इटली आरव जब नहाकर आता है तो देखता है एक लड़की की कई सारे मिस कॉल पड़ते हैं। उस लड़की का नाम से आना होता है, वह आरव की बिजनेस पार्टनर की बेटी होती है और आरव को पसंद करती है, लेकिन आरव यूज बिल्कुल भी भाव नहीं रहाता है, जिसकी वजह से वह चोरी रहती है और आराम से और चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई बहाना बनाकर यूज दूर हो जाता है क्योंकि वह आरव के बिजनेस पार्टनर की बेटी होती है जो आरव से चिपकने की हर नामुमकिन कोशिश करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ मुंबई सुबह का वक्त सिया सुबह सुबह नहाकर कविता के साथ इस मैंशन यानी व्हाइट मैंशन जाने लगती है, क्योंकि आज से उसका काम यानी इस मैंशन में खाना बीएनएन का काम मिलने वाला था। जब सिया इस मैंशन में जानती है तब वो इस मैंशन को देखती हाई रहती। वो टेंशन बाहर से जितना खूबसूरत लग रहा था अंदर और खूबसूरत था। व्हाइट और गोल्डन मार्बल से बना वो मैंशन किसी राजा महाराजाओं वाला महल जैसा लग रहा था। तभी सिया के कानों में कविता की आवाज आती है,
जो सिया से बोल रही कि उसके पीछे आने के लिए टू सिया अपना सर हमें हिला दिया और कविता के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी शिया देखती है कि कविता ऊपर के एक रूम में जा रही है और जाने के बाद पहले वह दरवाजा खटखटाती है। तभी दरवाजे के पीछे से पूरी मगर सैक्ट आवाज आती है, कविता तुम तो हमारे घर की सदस्य, तुम्हें क्या जरूरत है दरवाजा खटखटाने का, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है। तभी कविता बोलती है मुस्कुराते हुए, नहीं वहां जी वह मुझे आदत हो गई है इसलिए शायद। तभी वह बूढ़ी औरत सिया को देखती हो और बोलती है यही है वह लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। तभी आई उस बूढ़ी औरत के पांव छूकर उन्हें ग्रीट करती है। तभी वह सिया को वह बूढ़ी औरत बोलती है, आप बेटा इन सब की क्या जरूरत है, तुम खुश रहो, मैं बस यही चाहूंगी और हाँ इस घर में अकेले से रहना, अगर कोई चीज चाहिए हो तो मुझसे कहना और तुम यहाँ पर अपने आप को अकेला मत समझ जाना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। यह बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सकते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो इस जमाने में लोग सिर्फ अपना हाय देखते और आप मुझसे गरीब को अपने घर में स्थान दे रहे हैं और खाना पीना रहने के लिए दे रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, आप बेटा मुझे शुक्रिया नहीं बोलो, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए कुछ करने के, कम से कम इस बुरी हैडों को कुछ पुण्य तो मिलेगा और मुझे शांति भी होगी। तभी सिया बोलती है, पूरी अभी तो आप बिल्कुल रिटर्न फाइन है, आपको अभी कुछ भी नहीं हो सकता है और मैं हमेशा रहूंगी आपके साथ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वह बूढ़े कहते हैं, हाँ तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। तभी कविता यूएन डॉनन लोगों को याद डायलेट हुए कहती है कि सिया को औरत को खाना देना है और उनका ख्याल रखना है। तब तक कविता घर में ऐसे कुछ ज्यादा कम नहीं था, बस 2 लोगों के कमरे हिसाब करने दी, एक आरव का और एक यूज बूढ़े औरत। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो की दादी से, जानवी सिंह रायजादा। या अपने समय में एक माफिया डॉन हुआ करती थी, लेकिन आरव के दादा से प्यार होने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन आज तक वह चमक कायम है जिस वजह से इनका दबदबा पूरी मुंबई में रहा था। दरअसल आरव के दादाजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिन्हें खून खराबा बिल्कुल नहीं पसंद था, बट इनको इन गुंडी से प्यार हो गया और वह गुंडी इनके लिए अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी पहचान छोड़कर सिर्फ इनके लिए आए। लेकिन दुश्मनों को यह बात हजम नहीं हुई। जब आरव के पापा राजवीर सिंह राय ज्यादा 10 साल के थे तभी उनके पापा यानी आरव के दादा केशव सिंह रायजादा की हत्या हो गई थी। यह हत्याएं कोई मामूली हत्या नहीं थी, एक बिजनेस राइवल ने उनको मारा था। यह सब जानकर जानवी सिंह रायजादा को बहुत गुस्सा आया और वह फिर से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गई और बन गए अंडरवर्ल्ड की क्वीन। और अब इनके पोते यानी आरव सिंह रायजादा अंडरवेयर के किंग है। अपने पति के दुश्मनों का खात्मा करने के बाद इनके बेटे राजवीर सिंह रायजादा जब 20 साल के थे तभी वह अंडरवर्ल्ड किंग की गादी पर गए थे और तब इन्हें प्यार हुआ आरव की मैन सुमित्रा सिंह। लेकिन दुश्मनों को यह बात भी रस न आए और जब आरव 5 साल का था तभी इनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और यह भी किसी बिजनेस ड्राइवर ने किया था। या जानकारी सबको खत्म कर दिया। जब आरव 5 साल का था तब से लेकर आज तक वह अपने दादी के साथ ही रहा है और जानवी सिंह राजा ने बहुत की और सब तरीके से आरव की माफिया ट्रेनिंग करवाई थी। माफिया ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें बहुत सारे कठिनाई और बहुत सारे नए नए दुश्मन बनते हैं, लेकिन आरव को अपनी दादी और अपने पापा हाई की तरह बनना था, इसलिए उसने अपना जान लगा दी माफिया ट्रेनिंग को पूरी करने। और 2 साल पहले 27 की उम्र में वह माफिया बन भी गया और जब से आरव माफिया बना तब से उसका कम दोगुना हो गया, जिसकी वजह से वह अपना टाइम ज्यादातर अपने मीटिंग्स और अपने बिजनेस और माफिया के कमन में व्यस्त कर देता है और उसकी दादी को अपना टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन वह कभी कभी उनसे मिलाने आता है और उनसे खूब सारी बटेन करता है कि उनकी एक दादी हाई थी जिसे आरव अपने दिल की सारी बटेन शेयर करता है। अब आगे सिया फटाफट से किचन में जाकर ब्रेकफास्ट लाती है और दादी को खिलाने लगती है। तभी कविता जी भी आरव के रूम में जाने लगते हैं और साफ सफाई करने लगती है। तभी दादी जी सिया से बोले थे, अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है, अब आगे तुम क्या करोगे? मैं सोच रही हूँ कि किसी कॉलेज में अपना दाखिला करवाओ और उसके साथ साथ मेरे सपना भी है खुद का रेस्टोरेंट खोलने का। जानती हूँ सपने बड़े हैं और पैसे नहीं है, लेकिन यह जरूर होगा। तभी जानवी जी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हो और मैं तुम्हारे सपनों का साथ दूंगी और तुम्हें आगे पढ़ने में मदद करूंगी। या सुनकर क्या मुस्कुराने लगती है। वही दूसरी तरफ इटली आरव जब नहा कर आता है तो देखता है एक लड़की की कई सारे मिस कॉल पड़ते हैं। ये उस लड़की का नाम से आना होता है। वह आरव की बिजनेस पार्टनर की बेटी होती है और आरव को पसंद करती है, लेकिन आरव पीयूष बिल्कुल भी भाव नहीं रहाता है, जिसकी वजह से वह चोरी रहती है और आराम से और चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई बहाना बनाकर यूज दूर हो जाता है क्योंकि वह आरव के बिजनेस पार्टनर की बेटी होती है जो आरव से चिपकने की हर नामुमकिन कोशिश करता है। लेकिन लड़की जिसका नाम से नया होता है वह कोई ना कोई बहाना बनाकर आरव के पास आने की कोशिश कर दिया, जिसकी वजह से आरोही से बहुत चिंता है। चंकी या आरव की बिजनेस पार्टनर की बेटी थी तो या कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जब आप शुरू से और अपना बिजनेस सेटअप कर रहा था तो सनाया के पापा ने इसकी बहुत हेल्प की थी और आरव का आगे बढ़ाने में भी बहुत मदद की थी। एक तरह से देखा जाए तो आरव पर का सनाया के पापा का एहसान था।
इसलिए आरव कुछ भी नहीं बोल पाता उसको। तभी आरव के कान पर फर्स्ट फोन के रिंग बजते हैं। तभी वो फोन उठाकर फोन पर सपने वाली आवाज सुनता है जो बोल रही थी, शनाया आरव क्या आज तुम फ्री हो? वह मैंने आज डिनर का प्लान बनाया था। तभी आरव बोलता है नहीं आज मैं फ्री नहीं हूँ, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी शनाया बोलती है अच्छा मैंने सोचा आज तुम फ्री हो गए इसलिए मैंने पापा को भी बुला लिया था और वह बहुत एक्साइटेड द तुमसे इतने दिनों बाद जो मिल रहे द, लेकिन अगर तुम भेजो तो कोई बात नहीं। इतना कहकर करवा चौथ हो जाती है और आरव तभी बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा, तू मुझे लोकेशन भेज देना। तभी शनाई खुशी के मारे उछाल हुए कहती है ठीक है। तभी उसके कानों में फोन के कटने की आवाज आती है जो और कोई नहीं काटा था और आरव अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही करके कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन इन महीनों के बीच जानवी जी और सिया का रिश्ता और गधा होते जा रहा था। सिया डेली कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना जानवी जी को बनाकर खिलाती और जानवी जी सिया की बहुत तारीफ करती, जिससे सुनकर सिया और कविता जी बहुत खुश हो जाती। इसी बिचिया ने बहुत नए नए रेसिपी कविता जी की फोन में देखकर सीख ली थी और सिया को गार्डनिंग का भी बहुत शौक था, इसलिए वह व्हाइट मेंशन के गार्डन में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती। जानवी जी और कविता जी के साथ सिया को गार्डन में फूल पौधों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था कि आप पैसे भी जुटा रहे थे क्योंकि यूज मुंबई में अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था ताकि वह पैसा कमा सके और जानवी जी कविता जी के सारे कर्ज जो यूज पर वह चुका सके और अपने गाँव जाकर अपने मम्मी पापा का घर और जमीन अपने चाचा चाची के चंगुल से छुड़ा सके। इसके बाद हाई वह लाइफ में आगे बढ़ेगी। वही दूसरी तरफ आरव का भी इटली का सारा इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट हो गया था और वह इंडिया आकर अपनी दादी को सरप्राइज देना का सोचता है। ऐसा नहीं था कि उससे दादी से मिलाने का मैन नहीं करता, उसका भी मैन करता था, लेकिन वह अपनी दादी को खुद के ऊपर प्राउड फील करवाना चाहता था, इसलिए वह अपने बिजनेस के साथ साथ अपना माफिया वाला काम भी करता। अब आगे कुछ महीनों बाद मुंबई शाम का वक्त इस वक्त सिया और जानवी जी गार्डन में थी और कविता जी शाम की चाय बनाने गई थी। सिया गार्डन में फूलों की कटे कर रही थी जानवी जी से बात करते हुए, वही जानवी जी सिया से कुछ बटेन करते हुए शाम के नजारे का लुत्फ उठा रही थी। तभी जानवी जी के साइन में अचानक से दर्द होने लगता है और वह जमीन पर गिरने लगती है। यह देखकर सिया पहले शॉक हो जाती है, लेकिन अपनी तेजी दिखाते हुए वह जानवी जी को जमीन पर से गिरने नहीं देती और उन्हें बचा लेती है और अपनी लड़खड़ाती जबान से बोलती है आप ठीक तो है ना, और वह जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर मेंशन के अंदर से आते हुए कविता जी शॉक हो जाती है और उनके हाथों में राखी हुई चाय की तरह नीचे गिर जाती है, लेकिन वह अपनी तेजी से हरकत में आते हुए गार्ड्स को बुलाने लगती है जिनका ध्यान मेंशन के बाहर था। तभी वह लोग कविता जी की आवाज सुनकर जानवी जी को देखते हैं और जो नीचे सिया के गोदी में बेहोश थी। तभी वह लोग हरकत में आते हुए मेंशन के सारे गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देते हैं और जानवी जी को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। यह देखकर सिया घबरा जाती है और उसके दिमाग में अपने बचपन की यादें आने लगती है। फ्लैशबैक सिया जब 8 साल की थी तब उसके मम्मी पापा एक कम से अपने घर से बाहर जा रहे थे। तभी से अपने बाबा को बोलती है बाबा आप जल्दी आ जाओगे ना, मैं दादी के साथ आपका इंतजार करूंगी। तो उसके बाबा सिया के सर पर हाथ रखते हुए बोले थे मुझे दफ्तर में कम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खूब सारी खिलौने भी लाऊंगा। बहुत खुश हो जाती है और नाचने लगती है। उसके बाबा और मैन और उसकी दादी जो आंगन में हाई बैठी थी वह सब खुश हो जाता है। सिया के बाबा वहां से अपने कम के लिए चल जाता है। आशिया अपनी दादी के साथ घर में अपने मम्मी पापा के आने का वेट करती है। तभी कुछ देर बाद एक एम्बुलेंस की गाड़ी सिया के घर के बाहर निकालती है और उसी एम्बुलेंस के मार बाबा जिनका एक्सीडेंट हो गया था वह भी स्ट्रेचर पर लेते हुए रहते हैं। ये सब देखकर छोटी सिया बहुत डर जाती है और रोने लगती है और रोते रोते अपने बाबा को बुलाने लगती है, बाबा उठो ना, बाबा आप कहाँ जा रहे हो, आप तू उठो। और अपनी मैन को भी जोर जोर से रोते हुए बुलाने लगती है, लेकिन अब उसके माँ वापस दुनिया में आने नहीं वाले। सिया के साथ साथ उसकी दादी थी जो अपने जवान बेटे को ऐसे मारा हुआ देखकर उनके दिल में बहुत जोरन से दर्द होने लगता है और सिया की दादी अपना दिल पकड़े हो वही बेहोश हो जाती है। अपने बाबा मैन को देखकर सिया जो पहले रो रही थी अपनी दादी की हालत देखकर और घबरा जाती है और जोर जोर से सबको बुलाने लगती है कि उसकी मदद करे। तभी एम्बुलेंस वाले उसकी दादी को ले जाते हैं और उसके बाद उसकी दादी इस दुनिया में भी नहीं रह पाती है। फ्लैशबैक एंड जानवी जी की ऐसी हालत है जो टूटी हुई थी उसको कविता जी संभालती है और बोलती है सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। यह सब सुनकर सिया कविता जी के गले रो रो कर बोलती है वह ठीक तो हो जेंज ना, मुझे सब छोड़कर चल जाते हैं, मैं हाय बुरी हूँ। तभी कविता जी सिया के सर पर हाथ रखते हुए बोले थे जमीन तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम चिंता मत करो, वह ठीक हो जेंज। और इतना के साथ हॉस्पिटल लगती है। वही दूसरी तरफ आराब जिसका आज कम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, उसको लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। जब उससे रहा नहीं गया तो वह दादी को फोन करता है। कुछ रिंग जाने के बाद भी उसकी दादी नहीं उठाती है फोन। तो आरव को शक होने लगता है और वह अपने व्हाइट मेंशन के लैंडलाइन पर फोन करता है। तभी एक नौकर फोन उठाता है।
प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देता कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। ए फ्लैट गया। अब तक हमने पता है कि जानकी जी के साइन में अचानक से दर्द होने लगता है और उन्हें बॉडीगार्ड्स हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब आगे हॉस्पिटल में अभी सिया और कविता जी ओटीपी रूम के बाहर चक्कर कट रहे थे। तभी कविता जी का फोन रिंग करता है और वह अपना फोन निकल कर देखते हैं तो डर जाती है क्योंकि यह फोन आरव का आ रहा था। इसका मतलब आरव को जानवी जी के बेह में सपटा चल गया है। उन्हें डर लग रहा था कि वह सिया को कुछ करना दे क्योंकि उस वक्त जानवी जी सिया के साथ आई थी और उन्हें इस बात का भी डर लग रहा था कि गस में आकर और अब पता नहीं क्या करे क्योंकि कविता जी बचपन से आरव को है। तभी वह फोन उठाती है और उधर से रहा हूँ अपना गुस्सा दबेते हुए कहता है कविता मासी। आरव कविता जी को बचपन से मासी हाई बोलता था। तभी आरव बोलता है मासी दादी को क्या हुआ है, वह ठीक तो है ना, उन्हें यह सब कैसे हो गया। तभी कविता आरव की उलझन समझकर आरव को समझाते हुए आराम से कहती है आरव बाबा सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बस उन्हें अचानक से उनके साइन में दर्द होने लगा और वह भी होश हो गए। अभी वह ओटीपी रूम में है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, आप चिंता नहीं कीजिए वह ठीक हो जाएंगे। तभी आरा बोलता है मैंने मेंशन के लैंडलाइन फोन किया था, टैब किसी नौकर ने मुझे बताया कि दादी मैन अचानक से भी होश हो गए और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया है। दादी मैन जब भी हो बेहोश हुई तो आप कहाँ द, मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ दिन बाद जाऊंगा, आप मेरी दादी का आकी से ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अच्छा वह सब छोड़ कुछ देर बाद वहाँ कुछ गार्ड्स आएंगे और उनके साथ मेरा फ्रेंड ऋषभ भी आगा, वह एक डॉक्टर है, वह दादी को आकी से एग्जामिन कर लेगा और मैं कुछ 2.5 घंटे में मुंबई के लिए यहाँ से रवाना होने वाला हूँ, आप बस मेरी दादी का ख्याल रखिएगा। इतना करके आरव फोन कट कर देता है और वो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। और वही दूसरी तरफ सिया और कविता जी और रूम के बाहर हाइद। तभी कुछ देर बाद कुछ गार्ड्स के साथ एक इंसान जो करीब 27 से 28 का लग रहा था वो जानवी के और रूम के अंदर जाने लगता है और गार्ड्स और रूम के आसपास और कुछ प्यो हॉस्पिटल में निगरानी करने लगते हैं। ये देखकर सिया कंफ्यूज्ड हो जाती है और सिया को कंफ्यूज्ड होता देखकर कविता जी सिया को अपनी आंखों से इशारा करती है जैसे बोल रही हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बेस थोड़ा सा धैर्य रखे। कुछ देर बाद और रूम की लाइट्स ऑफ होती है और डॉक्टर्स रूम के बाहर आने लगते हैं। इन सभी के बीच वो डॉक्टर भी था जो गार्ड्स के साथ में आया था, वो और कोई नहीं आरव का बचपन का दोस्त ऋषभ होता है जो पूरा एशिया का नंबर 1 हार्ट सर्जन था। कहा जाता है कि उसने आज तक एक हाई ऑपरेशन फेल नहीं होने दिया। डॉक्टर्स टू आते हुए कविता जी और सिया देखती है तो उनके पास जाकर बोलती है क्या हुआ दादी को, वो ठीक तो है ना। इतना कहकर सिया शिसकाने लगती है। तभी ऋषभ सिया को चुप करवट हुए कहता है डोंट वरी वो अब ठीक है, दरअसल उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था लेकिन वो अभी खतरे से बाहर है। इतना कहकर ऋषभ अपने कैबिन की तरफ जाने लगता है। तभी सिया दूसरे डॉक्टर्स से पूछती है क्या मैं उनसे अभी मिल सकती हूँ। तभी डॉक्टर्स बोलते हैं अभी उन्हें कुछ देर आराम करने दीजिए, कुछ देर बाद आप लोग एक एक करके उनसे मिलिएगा और याद रखिएगा कि उन्हें कोई सदमा लगने वाली चिट्स नहीं बोलनी है, उन्हें से जेदा खुश रखने हैं। डॉक्टर्स की बटेन सुनकर सिया और कविता जी अपना सर हाँ में हिलाती है और रोटी रूम के बाहर राखी हुई बेंच पर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और जानवी जी को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ घंटों बाद अभी रात के 1:08 बज रहे थे और इस वक्त सिया व्हाइट मेंशन में थी क्योंकि कविता जी ने सिया को जबरदस्ती व्हाइट मेंशन जाने को बोला था और सिया को आराम करने को बोला था। कुछ खाकर बट सिया नहीं जाना चाहती थी लेकिन कविता जी की बात वह नहीं डाल सकती थी इसलिए वह व्हाइट मैन से चली तो गई लेकिन यूज नींद नहीं रही थी। तभी वह चांद को देखने लगती है और कुछ सोचने लगती है। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अचानक से कुछ गार्ड्स ब्लैक कप डाउन में चारों तरफ फैल जाते हैं और उनके बिक से एक शख्स जो एक राजा की तरह चल रहा था बॉन्गर के बिक में से चल रहा था और वह अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है और जानवी जी के वार्ड की तरफ जाने लगता है। जानवी जी का बोर्ड का दरवाजा खोलकर वह जानवी जी को देखने लगता है जो बहुत सारी मच्छिनन से गिरी हुई थी। वह जानवी जी के पास जाकर बोलता है देखिए दादी मैं आ गया, आप मुझे बुला रहे द ना, तो मैं आपके लिए आ गया, अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ तो हम लोग साथ में रहेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, बस आप मेरे साथ रहो। इतना करके उसकी आंखों में थोड़ी नमी भी आ जाती और वह अपनी नमी छुपाकर जानवी जी के
रूम के बाहर जाने लगता है क्योंकि जानवी जी अभी गहरी नींद में सो रही थी। रूम के बाहर आने के बाद यूज रूम के बाहर लगी बेंच पर कविता जी सोए हुए दिखती हैं। वो उन्हें एक नज़र देखकर किसी से कैबिन में जाने लगता है। कैबिन में जाने के बाद उससे एक चेयर पर एक साक्ष सकते हुए दिखता है। तभी वो टेबल पर रखा हुआ सारा पानी का जब यूज आदमी पर फेंक देता है और शान से उसके सामने वाले चेयर पर बैठ जाता। अपने ऊपर पानी गिरते हुए देखकर वह शख्स जो गहरी नींद में सो रहा था वह अचानक से उठकर बोलता है, बचाव, बढ़ गई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वह आंख खोलकर देखता है तो उसके सामने उसका अक्कड़ू दोस्त रहता है। तभी वह बोलता है, तुम मुझे ऐसे भी उठा सकते द रब, लेकिन तुमने मुझमें पर पानी क्यों फेंका? कभी आरव बोलता है, जब तक मैं तुम पर पानी नहीं डालता तब तक तुम नहीं उठाते। या सुनकर ऋषभ का मुंह बन जाता है और वह चट हुए बोलता है, तुमसे बात करना है बेकार है। तभी आरव सीरियस होकर बोलता है, दादी को क्या हुआ था? उनकी हेल्थ कंडीशन की फाइल दो मुझे। तभी ऋषभ उसके सामने एक फाइल पढ़ाते हुए कहता, दरअसल उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। या उतना रिस्की नहीं था, लेकिन हमें अगली बार से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगली बार शायद उन्हें यह अटैक आया तो वह जिंदा नहीं रह पाएंगे। या सुनकर कि उसकी दादी को कुछ हो जाएगा और एबगस से ऋषभ का कॉल अपडेट हुए बोलता है, शट अप यू इडियट, अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आरव की ऐसी धमकी बड़ी बटेन सुनकर ऋषभ डरते हुए बोलता है, लेकिन मैं सच्ची तो बोल रहा हूँ, उन्हें ज्यादा से ज्यादा तुम्हें खुश रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह ज्यादा दिन रह पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब होते जा रही है और शायद वो किसी चीज का स्ट्रेस ले रही है, इसलिए उनके साथ कुछ हो रहा है। या सुनकर कि उसकी दादी कुछ स्ट्रेस ले रही है वह थोड़ा अपने आप को शांत करता है और चेयर पे बैठ के अपनी दादी की रिपोर्ट देखने लगता है और इसकी दादी की रिपोर्ट कुछ खास ठीक नहीं थी। या सब देखकर आरव को लगता है कि यह सारी उसकी गलती है जो उसकी दादी उसको इंडिया बुलेटी टैब वह माना कर देता, लेकिन उसकी दादी इतने स्ट्रेस में थी और उनको हार्ट अटैक भी आ गई है। सब सोचकर उसका सर फटाने लगता है और वह अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है, तू मैं क्या करूं तू बता। तभी ऋषभ आरव को शांत कराते हुए बोलता है, देख तू उनकी सारी बटेन मैन और उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश कर, तभी वह ज्यादा दिन तक जी पाएंगे और उन्हें स्ट्रेस से बिल्कुल दूर करना पड़ेगा तुमको क्योंकि जरा सा स्ट्रेस उनके लिए ठीक नहीं है। तू कोशिश कर कि वह ज्यादा से ज्यादा खुश उन्हें खुश रखे और वह जो चाहे जो तुमसे मांगे वह चुपचाप उन्हें दे दे। ऋषभ की बटेन सुनकर आरव अपना सर हमें हिलाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी ऋषभ आरव को बोलता है, तू अभी आराम कर कुछ देर क्योंकि तू लंबे सफर से आता थक गया होगा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ क्योंकि ट्यून सारी पानी तू मेरे पर फेंक दी और रिश्वत से चल जाता है। और आरव चेयर पे अपना सर टिककर सीलिंग की तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है। अब आगे मुंबई सुबह का वक्त आरव की दादी को अभी तक होश नहीं आया था। आरव और ऋषभ अपनी दादी के रूम पर हाई दादी का जगने का वेट कर रहे थे। तभी जानवी जी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती हैं और जैसे वह अपनी आंखें खोलती है उनकी आंखों के सामने आरव का चेहरा आ जाता है और वह आरव को देखते हुए कहती है, कहीं मैं सपना तू नहीं देख रही? अगर मैं सपना देख रही हूँ तू कर से सपना सच हो जाता। इतना कहकर वह उदास हो जाती है। तभी आप अपनी दादी का हाथ पकड़कर अपने गालों पर रखकर बोलता है, हाँ दादी मैं आ गया हूँ, अब आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। तबीयत की दादी बोलती है, और ए फ्लैट तू कैसा, बहुत दिन हो गए द तुझे देखे, तू नहीं जानता तेरी दादी तेरे बिना कितना अकेला फील करती है। टैब आरव बोलता है, दादी अब मैं आ गया हूँ, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हाई रहूंगा और आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। या सुनकर आरिफ की दादी खुश हो जाती हैं और आरव से बोलती है, तू मेरे साथ रहेगा या मेरे सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी, लेकिन मुझे एक चीज का हमेशा डर लग रहा था। टैब यार अब पूछता है, किस चीज का दादी? तभी आरव की दादी बोलती है, आरव आज मैं तुमसे एक चीज मांगने वाली हो, तुम मुझे माना नहीं करोगे, तुम मुझसे वादा करो। टैब यार अब सोच में बैठ जाता है और अपनी दादी को बोलता है, आपको मुझसे कुछ भी मांगने के लिए कोई हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए, मैं वादा करता हूँ आप मुझसे जो भी मांगेगी मैं आपको दूंगा। तभी आरव की दादी बोलती है, बेटा तुझे शादी कर ल, मुझे तेरी शादी की बहुत फिक्र सजाती है, पता नहीं मेरे बाद तेरा कौन ख्याल रखेगा, मुझे लगता है और मुझे पता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ल और मैंने तेरे लिए लड़की भी खोज रखी है। तभी
तभी आ रहा हूँ। गस से बोलता है दादी आपको पता है ना मैं शादी है सब में नहीं बिलीव करता, मुझे शादी नहीं करनी। तब आरव की दादी बोलती है या मेरी आपकी ख्वाहिश और मेरा सपना भी कि तुम्हारा भी एक हंसी खुशी खेलता परिवार हो जिसमें इन खुशियाँ खुशियाँ। तभी आरव अपनी दादी का हाथ अपने गालों से हटाकर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। तब आरव की दादी बोलती है क्यों, तुझे कोई और लड़की पसंद, तुझे कोई पसंद है तुम मुझे बता, मैं तेरी शादी से करवा दूंगी। तभी आरव बोलता है आप जानते हो ना कि मुझे लड़कियां नहीं पसंद है। तभी आरव की दादी जान लीजिए बोलती हूँ ऐसा नहीं होता है कि एक लड़की वैसे निकल जाए तू सारी होंगी ऐसी, मैंने तेरे लिए एक अच्छी लड़की खोज राखी है और वह बहुत अच्छी है, वह तेरा और तेरे परिवार का पूरा ख्याल रखेगी और तुझे एक नया आरव बनी जी। तभी आरव गस से बोलता है सभी लड़कियां एक जैसी होती है दादी, सब पेजन पर माटी है। तभी जानवी जी बोले थे ठीक है लेकिन मैंने तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की खोजी है, अच्छी है सच में। तभी आ रहा हूँ वहां से जाने लगता है जिसे देखकर जानवी जी बोलती है 2 महीने में अगर वह लड़की तुझे पसंद नहीं आए तो तुम मुझसे तलाक ले लेना और मैं उसके बाद किसी चीज की जिद नहीं करूंगी। अगर वह लड़की तुझे गलत लगेगी कहीं से भी तू आकर मुझे बताना और वह तुझे पसंद नहीं आएगी इन 2 महीनों के बिक में मैं जानवी सिंघानिया तुमसे यह वादा करती है कि मैं तेरा तलाक यूज लड़की से करवा दूंगी और तुझे 10 दिन के बाद कभी भी शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगी। अगर ट्यून आज हाँ नहीं बोली तू मेरा मारा हुआ मुंह देखेगा। तभी आरव बोलता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ शादी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह शादी आज के आज होगी, वह भी कोर्ट मैरिज। मैंने चाहता कि बहुत लोगों को हमारे ब्याह में पता चले और मेरा नाम खराब हो। तभी आरव की दादी बोलती है ठीक है टैब यार आप बोलता है लेकिन शादी के बाद आप मुझसे यह उम्मीद नहीं रखना कि मैं यूज खुश रखूंगा। आप यूज आज दोपहर के 2 बजे कोट भेजे देना और मैं भी पेपर सेंड करके यूज भेजे दूंगा। और इतना करके वह वहां से गस में चल जाता है। इन सभी के बिक ऋषभ जो आरव और जानवी जी की बात सुनकर शौक था वह अपने होश में आता है और जानवी जी को बोलता है दादी आपने ऐसा क्यों किया, आप जानती हो ना यार आप कैसा यूज लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो आप यूज लड़की की जिंदगी क्यों खराब करने पर तुली हो। तभी जान लीजिए बोलती है ऐसे ही सफेद बाल नहीं हुए मेरे, मैं जानती हूँ कौन सा तीर कहाँ छोड़ना है और यूज लड़की को मैं बहुत महीने से जानती हूँ। वह हमें हमारा पुराना वाला आरव जो खुश रहाता था, मस्ती करता था, शैतान या करता था, वह हमें मिल जाएगा। इतना काकर वह मुस्कुराने लगती है और ऋषभ भी जानवी जी के बात सुनकर हाँ मैं सरिलाटा और वहां से चल जाता है और जानवी जी आराम करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ सिया जिसे रात भर नींद नहीं आई थी उसकी आंखों के नीचे काले धाब हो गए तो वह अपने रूम में बेड पर लेते हुए सीलिंग की तरफ देखे जा रही थी। तभी उसकी कमरे का दरवाजा खुलता है और कविता जी जो कुछ समय पहले हाई हॉस्पिटल से व्हाइट मेंशन आने के लिए निकल गई थी वह सिया के रूम का दरवाजा खोलते हैं और सिया को इस हालत में देखकर थोड़ा टेंशन में बोलती है सिया तुम ठीक हो ना, तुम्हारी आंखें क्या तुम रात भर नहीं सोए, देखो तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। जानवी जी अभी ठीक है, अभी तुम फ्रेश हो जाओ, टैब मैं तुम्हारे खाना लगा देती हूँ, वैसे भी तुमने रात से कुछ खा रहे होगा। तभी सिया भी बोलती है खाना तो आपने भी नहीं खाया और जान भी दादी ने भी नहीं खाया तो आप लोग के होते हुए मैं कैसे। कविता जी बोलती है खाना खा लिया है कुछ देर पहले, अभी तुम भी मुंह धो लो और फ्रेश हो जाओ और हम दोनों साथ में खाना खाएंगे आज हमें लकर वहां से चल जाती है। कुछ समय बाद वह फ्रेश होकर आती है और कविता जी के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी यूज रूम का दरवाजा लॉक होता है और एक नौकर सिया को बोलता है सिया तुम्हें मैल्किन ने हॉस्पिटल बुलाया है। तभी सिया खुश हो जाती है और वह बोलती है ठीक है मैं अभी जा रही हूँ। इतना करके वह आधा अधूरा खाना खाती है और वहां से निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए कविता जी के साथ। कुछ देर बाद सियार कविता जी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जानवी जी का गेट का दरवाजा नौकर के जानवी जी के रूम में आ जाते हैं और जानवी जी जो आराम कर रही थी वह सिया को आते हुए देखकर खुश हो जाती है। तभी सिया बोलती है दादी आप ठीक तो हो ना, आपको नहीं पता आपको इस हालत में देखकर मैं कितना घबरा गई थी। तभी जान लीजिए बोलती है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे तुमसे एक चीज मांगनी है, क्या तुम मुझे दे सकोगी। तभी दिया जानवी जी के पास जाकर बोलती है हाँ मांगते तू देखो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती है, तुम मेरे पोते आरव से शादी कर लो, वह भी आज के आज। या सुनकर कि यूज आरव जिसके ब्याह में उसने मेंशन
मेंशन के सारे लोगों से सुना था कि वह कितना रूड खड़ूस और डेविल है। वह हकलेट हुए कहाती है शादी वह भी आपके पोते से। तभी जानवी जी बोलती है मुझे मेरे पोते की हमेशा चिंता सते रहती है और तुम अगर मेरे पोते के साथ रहोगी तो वह भी खुश रहेगा और इसके लिए तुम जितने पैसे बोलोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। प्लीज मेरे पति से शादी कर लो पर मुझे इस टेंशन से आजाद कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते की शादी किसी गलत लड़की से हो जाए। मैं बस खुश देखना चाहती हूँ। प्लीज मेरे पोते से शादी कर लो और मुझमें इन पर आसान कर दो। तभी सिया जी कहाती है आप तो मेरे हालत को जानते आई हैं, मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे मेरे गांव जाकर मेरे चाचा चाची के चंगुल से मेरा घर और जमीन ज्यादा लेनी है। तभी जानवी जी कहाती है मेरे पोते के पास बहुत सारे पैसे, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम उसके नाम से अपना घर और उसके साथ साथ अपनी जमीन भी ले सकती हो। तभी सिया माना करने लगती है। ये देखकर जानवी जी सिया का हाथ अपने सर पर रखकर कसम देते हुए कहती है अगर तुमने मुझे अपनी दादी माना है तो आज तुम्हें मेरे पोते से शादी करनी पड़ेगी। जानती हूँ सेल्फिश हो रही हूँ लेकिन यकीन मारो या तुम डॉनन की जिंदगी के लिए हाई है। अगर तुमने मुझे अपना माना है तो तुम मेरे पोते से जरूर शादी करोगी। तभी अपना हाथ हटाकर बोलती है ठीक है लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए ऐसा करूंगी, मुझे आपके पोते की कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने दम पर अपना घर और जमीन लूंगी। लेकिन अगर वह मुझे अपना नहीं पाए तो मेरा क्या होगा। तभी दादी जी बोलती है मैंने तुम डॉनन को 2 महीने का टाइम दे रहे हो। इन 2 महीने के बिक में अगर तुम्हें ज्ञान मेरे पोते को एक दूसरे से कोई भी दिक्कत रही होगी तो तुम डॉनन का डिवोर्स करा दूंगी, तुम उसकी चिंता नहीं करो। या सुनकर सिया को रात आता है कि उनकी सिया को अकी से पता था कि आरव किस तरीके का इंसान है, वह यूज कभी नहीं अपनीगा। तभी जानवी जी बोलती है आज हाई तुम्हारी शादी होगी मेरे पोते आरव से, तुम आज 2:00 बजे कोर्ट के बाहर खड़े रहना कविता के साथ, लेकिन मैं वहां नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आरव ने मुझे वहां आने से माना किया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तभी सिया अपना सर हाँ में हिलाती है कविता जी जो जानवी जी की बटेन सुनकर शौक में थी। सिया की हाँ सुनकर थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि कविता जी को भी पता था कि आरव सिया को कभी नहीं अपनीगा क्योंकि वह गरीब लोगों से नफरत करता है और सिया के बारे में जानकर यूज और नहीं अपना आगा। लेकिन वह भी चाहती थी कि सिया को बदल द पर यूज पहले जैसा आरव बना द, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और दोनों की बातें सुनाने लगती है। सिया तभी इधर उधर की बातें जानवी जी के साथ करने लगती है और बात करने के बाद सिया और कविता जी वहां से मेंशन के लिए निकल जाते हैं और जानवी जी का ख्याल रखने के लिए कुछ गार्ड्स को बोल देते हैं। सिया जो हॉस्पिटल में जानवी जी से बेफिक्र रहोगे इधर उधर की बात कर रही थी, उसके मन में अभी बहुत सारी उलझन थी, सवाल थी और वह थोड़ा घबरे भी हुई थी। यह सब देखकर कविता जी सिया को शांत कराते हुए बोलती है कि तुम कैसा भी फील कर रही हो लेकिन वह तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा, वह कुछ सोच समझकर हाई तुम्हारा और आपका रिश्ता पक्का की हाई। कविता जी की बात सेंड कर सिया को थोड़ा अच्छा लगता और वह कविता जी के कंधे पे अपना सर रखकर बोलती है हाँ मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा लेकिन अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। तभी कविता जी बोलती है जो होगा अच्छा ही होगा, तुम भगवान पर बस भरोसा रखो और इतना गया क्या। वह सिया के सर पर अपना हाथ फन लगती है। कुछ देर बाद सिया के रूम का दरवाजा लॉक होता और एक मैड सिया के लिए एक थाल में साड़ी के साथ साथ ज्ञान जो गोल्ड के लग रहे थे और बहुत एक्सपेंसिव लग रहे थे, वह मैड सिया को टिया होने का बोलकर वहां से चल जाती है और सिया जो अभी कंफ्यूज थी होश में आकर कविता जी को देखकर तभी कविता जी यूज अपनी आंखें झपका करे इशारा करती है। तभी सिया बहुत हार्ड उठाकर व्हाट्सएप में जाकर साड़ी पहन लगती है और साड़ी पहनाने के बाद वह कमरे में से बाहर आती है। तभी कविता जी जो कुछ मेकअप के साथ खड़ी थी बॉस या कोई चेयर पर बैठाकर बोलती है तुम्हें साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है, हाँ मैं तुम्हारा मेकअप कर दूं थोड़ा सासी या कुछ नहीं बोलती और अपना मेकअप करवाने लगती है। कुछ देर बाद सिया का मेकअप हो जाता है और वह कमरे से बाहर आकर चारों तरफ देखी। तभी यूज एक गार्ड अपनी तरफ आते हुए दिखता है और वह गार्ड सिया के तरफ आते हुए बोलता है मैडम आप हमारे साथ छोड़िए सर, मैं आपको हमारे साथ जाने के लिए बोला। तभी सिया कविता जी का हाथ पकड़ के यूज घाट के पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ देर बाद मुंबई हाई कोर्ट के बाहर एक गाड़ी आती है और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल कर दिया और कविता जी बाहर निकालती है। टैब भी वही गाड़ी जिसका नाम रामू था, वह सिया को अपने पीछे आने का इशारा करता है और सिया उसके पीछे पीछे जा रहे लगती है कविता जी के साथ। तभी गार्ड से एक कमरे के अंदर जाने का इशारा करता है। यूज कमरे के अंदर 2 इंसान दी, एक जो देखने से लग रहा था
था और एक जो जज लग रहा था। तभी लॉयर सिया को ब्यूलेट हुए कहता है, आप सिया हो ना? तभी से अपना सर हमें लाती है और वह लॉयर सिया को एक पेपर देता है साइन करने के लिए। तभी सिया जो कंफ्यूज थी वह पूछती है क्या? तभी बोलो हर सिया को बोलता है या मैरिज पेपर है जो आपके और मिस्टर सिंघानिया के हैं। मिस्टर सिंघानिया भी कुछ देर पहले यहाँ से अपने साइन करके गए और उन्होंने आपको बोला सेंड करने को। सिया जिसे आरव बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि एक दिन जब आरव जिम से अपने कमरे के तरफ जा रहा था तभी उसकी टक्कर एक नौकर से हो गई थी जो उसके रूम में कॉफी देकर निकल रहा था और उसका ध्यान जल्दी जल्दी किचन की तरफ जाने में था कि क्या आरव को बिल्कुल नहीं पसंद है कि उसके कमरे के आसपास भी कोई भटके। आरव की जैसे टक्कर यूज नौकर से हुई तभी आराम से नौकर को एक टैमचा माथ हुए का, मैंने तुम्हें गड़बड़ी करने के लिए पैसे दिए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे टकरा गए? तुम जैसे गरीब को मैं अकी से जानता हूँ। इतना कि वह अपने जेब में से कुछ पैसे निकल के यूज गरीब के मुंह पर फेंक देता है और यूज फायर करते हुए बोलता है, या लो अपने पैसे और आज के बाद तुम मुझे इस मेंशन में दिखने नहीं चाहिए और हाँ याद रखना या पैसे तुम्हारी औकात के बाहर है। वह चल जाता है वहां से। या बात सिया को उसी के एक नौकर फ्रेंड ने बताया था। तभी सिया ज्यादा कुछ ना सोचते हुए यूज मैरिज पेपर पर साइन कर देती है और लॉयर को देते हुए कहती, हो गया अब क्या हमारी शादी हो गई? हाँ मैं सर हिलाता है और बोलता, हाँ हो गई, अब आप जा सकता है। एशिया वहां से मेंशन की तरफ आने लग रही है। इस बिचिया और कविता जी को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि पहले कोर्ट जाना और 2 मिनट में शादी हो जाना या सब बटेन किया और कविता जी को बहुत अटपटी लग रही थी क्योंकि सिया और कविता जी के गांव में शादी 2 मिनट का खेल था। रीति रिवाज और 7 फेरन के साथ साथ मंगलसूत्र और सिंदूर भी पहनाया जाता था और साजन का वादा भी लिया जाता था एक दूसरे से, और यहाँ 2 मिनट में शादी हो गई। या सब सोचकर अपनी किस्मत पर मुस्कुराते हुए कहती है, बचपन से मैं चाहती थी कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो। मेरी मेहंदी, हल्दी, संगीत, वह 7 फेरे, वो रीति रिवाज, वह मंगलसूत्र, वह सिंदूर, सब्जी के साथ सब रीति रिवाज के साथ मेरी शादी हो। लेकिन आज मेरी शादी इस तरीके से हो रही है, मुझे क्यों नहीं हो रहा? और वह ऊपर देखते हुए कहती है, अब इससे भी बुरा क्या हाई होगा मेरे सट। कभी कविता जी सिया के सर पर हाथ रखकर उसका सर सहलाने लगती है। ऐसे ही डॉनन मेंशन जाते और आते हाई देखते हैं कि रोज के मुताबिक आज मेंशन ज्यादा सिक्योरिटी है और कुछ नए गार्ड्स भी शामिल हुए। या देखकर कविता को पता चल जाता है कि आरव मेंशन में है अभी। तभी वह डॉनन सर्वेंट क्वार्टर जाने लगते हैं और जाकर सारी कहानी हुई थी वह बिस्तर पर लेट जाती है और बिस्तर पर लेटते यूज नींद आ जाती क्योंकि वह रात भर नहीं सोई थी और कविता जी उसका सर यूज चलेट हुए कुछ सोचने लगती है। ऐसे ही दिन बीत जाता और शाम के वक्त जानवी जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मेंशन जाती। हेजिया जो अभी तक सो रही थी उसकी नींद शाम के 7:08 बजे खुलती है जब कविता जी से जागा रही थी। कविता जी सिया को जागते हुए कहती है, या उठ जाओ, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया। और इतना कहकर वह अपने हाथों में पड़ी थाली को साइड रखती और सिया को बोलती है परेशानी को, और सिया उठकर फ्रेश होने चल जाती है। और फ्रेश होकर जब वह आती है तो देखती है कविता जिसका वेट कर रही है और आज कविता जी की आंखों में उसके लिए और प्यार और ममता नजर आ रही थी। तभी कविता जी सिया को बोलती है, आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाओगे? या देखकर और सुनकर सिया अपना सर हमें लाती है और कविता जी के हाथों से खाना लगती है। भाई दूसरी तरफ जानवी जी अपने घर में सारी इंतजाम कर रखी थी सिया के आने का और वह एक नौकर को सिया को ब्यूलेन का इशारा करती है। तभी वह ना करवाना से चल जाता है जो अभी खाकर कविता जिसे कुछ बटेन कर रही थी उसके गेट पर दरवाजा खुलता और एक नौकर जिसका नाम तेज रहता है वह बोलता है, आपको बड़ी मेम साहब बुला रही है। तभी सिया तेज की बात सुनकर थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि तेज उसका दोस्त और वह सिया से अकी से बात करता था, लेकिन आज की उसकी टोन में थोड़ा डर और उसके शब्दन में बहुत ज्यादा इजात थी। लेकिन सिया कुछ नहीं कहती है और वह तेज के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी जब सिया मेंशन के अंदर जाने लगती है तभी जानवी जी जो अभी ठीक नहीं हुई थी अकी से, वह भी व्हील चेयर पर बैठे हुए थी और उनके पीछे उनकी कुछ नौकरानियां की जो जानवी जी की सेहत का ख्याल रखती थी वह थी। तभी जानवी जी सिया को रोकने के लिए बोलती है, या देखकर सिया शौक हो जाती है। तभी जानवी जी अपने दूसरे नौकर को इशारा करती और वह ना कर सिया के सामने एक थाली जिसमें नलाटा बड़ा हुआ था वह करती है और उसके आगे एक कलश
कलश में कुछ चावल रखे हुए द सिया को देखने से लग रहा था कि यह सारे इंतजाम बहु पहले प्रवेश पर होता है, लेकिन लड़की के साथ साथ उसका दूल्हा भी रहता है, लेकिन वहां पर आरव नहीं था। यह देखकर सियासत हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और वह आरती के थाली में अपना पैर रखकर अपने पाँव के छाप जमीन पर रखने लगते हैं और लौट की कलश को गिरकर आगे आकर जानवी जी के पाँव छूकर बोल दिया, आप कैसी हो। तभी जानवी जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, सदा सुखी रहो। और वह सिया को अपने साथ ले जाती है अपने कमरे में और सिया को कुछ ज्ञान नहीं देते हुए कहती है, या अरब की मैन के है, लेकिन मैं तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि अब इन पर तुम्हारा हक है। टाबाज या ना करते हुए बोलती है, नहीं या मैं कैसे ले सकती हूँ, या कितने महंगे, प्लीज मुझे नहीं दीजिए। तभी सिया के हाथों में कहाने पकड़े हुए, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ आरिफ की मैन की तरफ से और 2 फर की कीमत नहीं देखी जाती है। तभी सिया वह 2 फर के बॉक्स को साइड में रखते हुए जानवी जी से इधर उधर की बात करने लगती है। आखिर क्या होगा आगे? क्या आरव जान पाएंगा सिया के बेअमी? क्या आरव और सिया अपना पाएंगे इस रिश्ते को? क्या आरव छोड़ देगा सिया को? क्या होगा जाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर करें। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो पर 1000 व्यूज करवा दा, ताकि मुझे नेक्स्ट पार्ट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। और प्लीज अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दा।